हिंदी साहित्य की दुनिया में आपका स्वागत है। आज सुनिए प्रतिष्ठित समकालीन हिंदी लेखिका नीरजा हेमेंद्र की लिखी हुई कहानी मैं पानी हूँ, मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। मुर्गे ने बांग दी है, भोर की बेला है, बस सवेरा होने वाला है। कुछ ही देर में सूर्य अपनी प्रथम रश्मियाँ पूरी सृष्टि पर बिखेर देगा, किंतु रात की परछाइयाँ अभी पूरे गांव पर पसरी हैं। ऊर्ध्वगामी रात्रि गहरी नहीं है, सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है। सामने नीम का पेड़, गांव के घर, फूस की दालान, पक्के घर, झोपड़े, कुआं व कुएं के इर्द गिर्द बना पक्का चबूतरा। रज्जो के घर के सामने का पूरा दृश्य उसे स्पष्ट दिख रहा है। कच्ची चार दीवारी में बने पटरे के गेटनुमा दरवाजे को खोलकर रज्जो बाहर आ गई। उसने चारों तरफ दृष्टि घुमाई। यहाँ से उसे 40-45 घरों वाला पूरा गांव के चारों तरफ फैले खेत, बाग, पगडंडियाँ सब कुछ स्पष्ट दिख रहा था। हल्के हल्के फैले अंधेरे में अब उजास खुलने लगी थी। वो बाहर से वापस अंदर आ गई। उसने लकड़ी के गेट को हल्के से उड़काया व कच्ची दालान के कोने में पड़ी झाड़ू लेकर दालान को बुहारने लगी। वो झाड़ू से कूड़ा आगे की तरफ सरकाती जा रही थी तथा कल घटी घटना के बारे में सोचती जा रही थी। हे भगवान, क्या कोई इतनी गालियाँ दे सकता है? वो धीरे से बुदबुदाई। जरा सी मेरी गाय ने उसके खेतों की मेड़ तक लटक आई मटर की बेल के 4 पत्ते ही तो खा लिए थे। मेरी गाय तो उसके खेतों में घुसी भी नहीं थी। उसकी मटर की बेल पगडंडी पर फैली थी। गाय को हाँकते हाँकते मैं जरा सी पीछे रह गई थी और मेरी गाय ने अनारा चाची के खेतों की मेड़ पर से 2-4 मटर के पत्ते मुंह में लपक लिए। रज्जो चुप हो गई, किंतु उसका मन मस्तिष्क कल की घटनाक्रम में ही उलझा हुआ था। वो विस्मृत नहीं कर पा रही थी कि कैसे अनारा चाची लग्गी लेकर दौड़ती हुई आई। जाती हुई गाय को दूर तक दौड़ाकर 1-2 लग्गी मारी भी। मुझे गालियां देते हुए कहने लगी कि मैं उनके खेत चरा रही हूँ, जबकि काली माई बरमदेव अर्थात ब्रह्मदेव जी जानते हैं कि मैं गाय से थोड़ी पीछे चल रही थी, वरना मैं गाय को उसके खेतों में कुछ भी लपकने नहीं देती। गाय को पिटता देख विरोध स्वरूप वो बोल पड़ी। क्या नहीं कहा उसे अनारा चाची ने? छिनाल, कमीनी, रंडी वगैरह वगैरह। मैंने भी तो गालियाँ घुमा घुमा कर वापस कर दी थी। बड़ी होगी अपने घर की, रज्जो मनी मन बड़बड़ाई। जब वो मुझे कुछ नहीं समझती तो मैं उसे क्यों बड़ा मानूं? भगवान रक्षा करें ऐसे पट्टीदारों से। एक तो पट्टीदार हैं, ऊपर से पड़ोस में रहते हैं। मेरे खेत से सटे उसके खेत भी हैं। सारा जीवन इन बेशरम लोगों से पीछा छूटने वाला नहीं है। रज्जो कल की घटना के बारे में सोचती जा रही थी व मन ही मन बड़बड़ाती जा रही थी। जी कर रहा है झाड़ते हुए कचरा उसके दरवाजे पर कर दूं, पर यह सोचकर रुक गई कि उसकी लड़ाई और बढ़ जाएगी। कल तो वो बच गई, पर इस बात पर आज उसका मर्द उसे ज़रूर मारेगा। सब जानते हैं कि उसका मर्द सुरेश उसकी बात नहीं मानता। जरा जरा सी बात पर उसको मारने दौड़ता है। झगड़े झंझटों से बच कर रहने के बाद भी वो सुरेश के हाथों पिट ही जाती है। सुरेश अभी सो रहा है, दिन निकलने के बाद उठेगा, फिर खेतों की ओर चला जाएगा। नित्य कर्म से निवृत्त होकर उधर ही खेतों पर लगे ट्यूबवेल पर नहा धोकर घंटे 1.5 घंटे के पश्चात घर आएगा। घर आते ही खाना तैयार चाहिए। खाना मिलने में तनिक सा विलंब भी झगड़े का कारण बन जाता है। यही कारण है कि रज्जो प्रातः उठकर घर के दैनिक कार्यों को शीघ्र समाप्त कर लेना चाहती है। झाड़ू लगाने के पश्चात रज्जो गाय के घाड़ साफ करने लगी। दालान के कोने में बंधी दोनों गायों व एक बछड़े को चारा पानी डालकर सीधी हुई तथा सोचने लगी कि अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। पूरे दिन काम करते करते कमर टूट जाती है। दोपहर में नहा धोकर तनिक देर दालान में बैठकर आराम करती है, वो भी सुरेश को सहन नहीं होता। उस समय वो भी खेतों से घूम घाम कर घर आ जाता। कभी पानी मांगना तो कभी पंखा झलवाने के कार्यों में उसे दौड़ाता रहता है। कभी उसके चेहरे की तरफ देखकर कह उठता, बहुत बन चमक कर बैठी हो, क्या बात है? अब वो सुरेश के इन बेसिर पैर के प्रश्नों का क्या उत्तर दे? वो हमेशा उसके ऊपर शक करता है। कभी रज्जो के गोरे रंग को लेकर तंज कसता है तो कभी उसकी सुडौल काया को लेकर ताने मारता है। अब इसमें रज्जो का क्या दोष? रज्जो सोचती जा रही थी, उसके हृदय में कटुताएं समाती जा रही थीं। सोचते सोचते उस शीघ्रता से खाना बनाने का उपक्रम करने लगी। मिट्टी के बने चूल्हे में उपलों को तोड़कर डालने लगी। उसे स्मरण आने लगे विवाह पूर्व माता पिता के घर व्यतीत किए गए वे बचपन के दिन। कितने उन्मुक्त दिन थे वे। गांव के बच्चों के साथ खेलना घूमना,
कभी गांव की अमराइयों में, कभी मंदिर के प्रांगण में पीपल के चबूतरे पर, तो कभी घर के दालान में। दिन भर खेलना कूदना। ओस से भीगी हरी घास की तरह मुलायम व सावन के बादलों की भांति उड़ते बचपन के दिन कब फुर हो गए उसे पता ही नहीं चला। कितने क्षणिक दिन थे वे। बचपन के वो दिन अब क्या वापस लौट कर आएंगे? वो जानती है कि कदापि नहीं। शनय शनय वक्त आगे बढ़ता रहा। रज्जो को आभास तक न हुआ कि समय के साथ कब उसका शरीर भी बढ़ गया है और माँ उसके खेलने कूदने पर प्रतिबंध लगाने लगी है। समय के साथ शरीर के बढ़ने में रज्जो का क्या दोष? गांव के बच्चों को खेलते देख उसका भी मन खेलने को होता, किंतु माँ घर से निकलने न देती। माँ पिताजी से कहती, रज्जो दिन पर दिन बड़ी होती जा रही है, उसके विवाह के लिए हमें शीघ्र सोचना पड़ेगा। रज्जो का सौंदर्य तो उसके अपने माता पिता को भी खटकता और वे बाल्यावस्था में उसके विवाह को लेकर चिंतित रहने लगे। उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में ही पास के गांव के रहने वाले छोटे कद, सांवले रंग व गांव के सरकारी विद्यालय से कक्षा 8 पास सुरेश के संग रज्जो का विवाह कर दिया। ये तो अच्छा हुआ कि उसका गौना विवाह के 2.5 वर्ष बाद हुआ। जब से ससुराल आई है तब से घर गृहस्थी की गाड़ी खींचने में लग गई है। इस बीच 2 बच्चे भी हो गए। अब बड़ा बेटा हर्षित 4 साल का और छोटी कजली 2 वर्ष की है। अभी पिछले फागुन की बात है, गांव में पटवारी व कोटेदार में झगड़ा हुआ। बढ़ते बढ़ते झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से मारपीट की नौबत आ गई। कोई गया और ब्लॉक प्रमुख को बुला लाया। ब्लॉक प्रमुख ने बीच बचाव कर झगड़ा शांत कराया। पूरा गांव उस दिन पंचायत भवन के मैदान में पहुंच गया था। वो भी दोनों बच्चों की उंगली पकड़े वहां पहुंच गई थी तमाशा देखने। इस छोटे से गांव में सामान्य बात है। यहाँ अक्सर कभी ढोर जानवर, कभी नाली झोपड़ी, कभी खेत मेड़, तो कभी बिना किसी बात के भी झगड़े होते रहते हैं। कहीं भी झगड़ा शुरू होते ही गांव के लोग उस जगह जमा हो जाते हैं तमाशा देखने के लिए। बीच बचाव कर झगड़ा शांत कोई नहीं कराता। रज्जो को तो यही लगता है कि लोग चाहते हैं कि झगड़ा, गाली गलौज और बढ़े तथा लोग मज़े लेकर तमाशा देखें। इसीलिए तो लोग आगे बढ़कर झगड़ा छुड़ाते नहीं हैं। पटवारी और कोटेदार की लड़ाई में ब्लॉक प्रमुख ने झगड़ा शांत कराया तो रज्जो को अच्छा लगा। वो दोनों बच्चों का हाथ थामे, अपना आधा चेहरा पल्लू से ढके गांव की औरतों के पीछे खड़ी झगड़े का तमाशा देख रही थी। सुरेश भी वहां था, मर्दों की ओर खड़ा। उस समय ब्लॉक प्रमुख के साथ एक और युवक था। ब्लॉक प्रमुख की तरफ से वही बोल रहा था। इन गाँव के मर्दों की अपेक्षा वो कितना समझदार लग रहा था। अच्छी बातें कर रहा था। उसकी बातें रज्जो को भली लग रही थीं। सम्मोहित सी रज्जो की दृष्टि बार बार उसकी ओर उठ जाती थी। रज्जो ने चेहरे पर पड़े घूंघट की ओट से देखा तो उसे लगा जैसे वो भी बार बार उसकी ओर ही देख रहा है। रज्जो ने झट आंचल चेहरे पर गिरा लिया। थोड़ी देर में रज्जो घर आ गई। घर में अनेक कार्य करने को पड़े थे। यदि समय पर कार्य ना हुए तो सुरेश डांटने डपटने लगेगा। वो झगड़े से घबराती है। सुरेश ये नहीं समझता कि घर में इतने सारे कार्य होते हैं। बच्चे, जानवर, घर बाहर, खेत खलिहान, सब तो करना होता है। वो तीव्र गति से कार्य में जुट गई। थोड़ी देर में सुरेश लकड़ी के गेट को ठेलते हुए दालान में दाखिल हुआ। रज्जो को आश्चर्य हुआ ये देखकर कि सुरेश के साथ वही आदमी है जो ब्लॉक प्रमुख की तरफ से झगड़ा सुलझा रहा था। रज्जो ने झट से चेहरे पर घूंघट गिरा लिया और शीघ्रता से दालान के एक कोने में खड़ी चारपाई नीम की छांव में बिछा दी तथा कोठरी में जाकर मेहमानों को बिछाने वाली दरी ले आई और शीघ्रता से चारपाई पर बिछा दी। वे दोनों चारपाई पर बैठ गए। रज्जो कुछ कदम पीछे हटकर घूंघट को चेहरे पर खींचते हुए एक कोने में खड़ी हो गई। हवा के हल्के झोंके से उसका घूंघट यदा कदा चेहरे से उड़ जा रहा था। दब दब करता गौर वर्ण, बड़ी व चंचल आँखें, मासूमियत से भरे अबोध होंठ उसके आधे छुपे व आधे ढके सौंदर्य को द्विगुणित कर रहे थे। सुरेश से बातें करते करते वो व्यक्ति यदा कदा उसकी तरफ देख ले रहा था। कुछ क्षणों उपरांत सुरेश ने रज्जो से चाय बनाने को कहा। चाय तो इस गांव में विशेष अतिथियों को पिलाई जाती है। सुरेश द्वारा उसे विशेष अतिथि का स्थान देने पर रज्जो को अच्छा लगा। वो छप्पर वाले दालान में बने मिट्टी के चूल्हे में लकड़ियां सुलगाने लगी। सामने नीम के पेड़ के नीचे बिछी चारपाई पर सुरेश उस व्यक्ति के साथ बैठा था। उनके बीच अधिकांशतः एक खामोशी सी पसरी थी, किंतु बीच बीच में वे दोनों कुछ इधर उधर की बातें भी कर ले रहे थे। चाय का पानी चूल्हे पर रखकर रज्जो भीतर कोठरी में दूध लेने चली गई।
छीके पर टंगे बर्तन को उतार कर चाय के प्याले में दूध डालते हुए वो मनी मन सोचती जा रही थी कि कहने को तो गांव है, अधिकांश घरों में दुधारू जानवर भी पले हैं, फिर भी इस समय दोपहर में दूध ढूंढो तो कहीं भी पाव आध पाव दूध नहीं मिलेगा, जबकि शहरों में होटलों पर दुकानों में हर समय दूध उपलब्ध रहता है। वैसे इस छोटे से गांव में 2-4 दुकानें ही हैं जो लोगों ने अपने घरों में खोल रखी हैं। रज्जू अपनी गाय को दूहकर बच्चों के हिस्से का दूध उन्हें देकर थोड़ा दूध बचाकर प्रतिदिन छीके पर टांग देती है। क्या जाने कौन वक्त बेवक्त आ जाए और सुरेश चाय बनाने का हुक्म सुना दे। चाय में दूध मिलाते मिलाते रज्जू ने एक पल को उनकी ओर देखा तो उस व्यक्ति को अपनी तरफ देखते पाया। उसे अपनी ओर इस प्रकार देखते पाकर रज्जू सहम गई। झट अपनी दृष्टि उसने चाय के भगोने पर टिका ली। चाय उबल कर गिरने ही वाली थी। रज्जू ने चाय प्यालों में उड़ेली तथा ट्रे में रखकर सुरेश के पास चारपाई पर रखकर वापस मुड़ने को हुई कि सुरेश ने उससे 2 गिलास पानी लाने को कह दिया। उसने 2 गिलासों में पानी ले जाकर सुरेश को पकड़ा दिया। इस बीच रज्जू का घूंघट उसके चेहरे से उड़ता रहा, गिरता रहा, किंतु रज्जू ने अपनी झुकी पलकें ऊपर नहीं उठाईं। वो कोठरी में आकर धम्म से चारपाई पर बैठकर माथे पर छलक आई पसीने की बूंदों को पोंछने लगी। उसे आश्चर्य हो रहा था सर्दी में छलक आई इन पसीने की बूंदों पर। लगभग आधे घंटे के उपरांत कुछ आहट सी हुई। कदाचित सुरेश और वो व्यक्ति बाहर जा रहे थे। रज्जू घर के कार्यों में व्यस्त हो गई, प्रतिदिन की तरह। शांति के कुछ ही दिन व्यतीत हुए थे कि उस दिन पुनः अनारा चाची से झगड़ा हो गया था। रज्जू के छप्पर पर फैलाई उनकी तुरई की बेल से उन्होंने रज्जू पर तुरई तोड़कर चुराने का आरोप लगा दिया था। सुरेश अनारा से कुछ न कह सका, उल्टा उसी बात पर उसने रज्जू को 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। सुरेश जानता था कि वो अनारा के साथ गाली गलौज नहीं कर पाएगा। अनारा के साथ उसके 3 लड़के व बहुएं भी झगड़ने लगती हैं। वो अकेले उन सब के साथ गाली गलौज नहीं कर सकता है। अब यदि झगड़े में मारपीट की स्थिति बन गई तो, जो कि अक्सर इस गांव में छोटी छोटी बातों पर बन जाती है, तो वो उनसे लड़ नहीं पाएगा। रज्जू तो उनकी भद्दी गालियों का उत्तर भी ठीक से नहीं दे पाती, अतः वह रज्जू से झगड़ा नहीं करने के लिए कहता है। वो जानता है कि रज्जू झगड़ा नहीं करती है, किंतु अनारा चाची झगड़े की कोई ना कोई जड़ ढूंढ ही लेती हैं। सुरेश अपने माता पिता का इकलौता लड़का है। एक बहन भी है उसकी जो पास के गांव में ब्याही है। सुरेश के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। अनारा उनके चाचा की पत्नी है। चाचा तो अब जीवित नहीं है, किंतु अनारा अपने 3 पुत्रों के दम पर खूब लड़ लेती है। विशेषकर अपने पट्टीदार के लड़के सुरेश व उसकी पत्नी रज्जू से ईर्ष्या भाव रखती है। सुरेश जानता है कि अनारा रज्जू से लड़ने के अवसर ढूंढा करती है। रज्जू की कोई गलती न होने पर भी सुरेश बेबस होकर रज्जू की पिटाई कर देता है। आज पुनः सुरेश से पिटने के बाद रज्जू अनमनी सी घर के कार्यों में लग गई। यद्यपि किसी काम में उसका मन नहीं लग रहा था, किंतु घर के कार्य आवश्यक हैं। उसके 2 छोटे बच्चे हैं, उनका क्या दोष। उन्हें तो समय से खाना पीना, कपड़े लत्ते सब चाहिए। रज्जू तीव्र गति से काम करती जा रही थी तथा सोचती जा रही थी कि बाहर खटकी आवाज़ से उसके विचारों का प्रवाह टूट गया। उसने गेट की तरफ देखा। वही व्यक्ति जो सुरेश के साथ उस दिन आया था गेट पर खड़ा था, वही ब्लॉक प्रमुख का खास आदमी। रज्जू ने आगे बढ़कर शीघ्रता से गेट खोला। वो व्यक्ति जब तक दालान में अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करता तब तक रज्जू शीघ्रता से नीम के पेड़ के नीचे छांव में चारपाई बिछाकर उस पर रंगीन दरी डाल चुकी थी। वो व्यक्ति चारपाई पर बैठा नहीं। वो रज्जू से पूछ बैठा, सुरेश कहाँ है। अपनी ओर उसे इस प्रकार देखते देख रज्जू के पूरे शरीर में ना जाने कैसी सिहरन दौड़ पड़ी। चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने दृष्टि झुका ली और बोल पड़ी, यहीं खेतों की ओर गया है, अभी आ जाएगा। उसने उसे चारपाई पर बैठने का संकेत किया। कुछ क्षण वो सोचता रहा, बोला कुछ नहीं। अपनी मोटरसाइकिल उठाई और फर्राटा भरता गेट से बाहर निकल पड़ा। रज्जू अपलक उसे गेट से बाहर जाते हुए देखती रही। साफ सुथरी पैंट कमीज, गले में रंगीन अंगोछा लपेटे वह आकर्षक के साथ साथ बुद्धिमान भी लग रहा था। रज्जू उसे गेट तक आकर तब तक देखती रही जब तक वो आंखों से ओझल ना हो गया। कुछ ही देर में वो पुनः आ गया। इस बार उसकी मोटरसाइकिल के पीछे की सीट पर सुरेश बैठा हुआ था। वो और सुरेश दालान में पहले से बिछाई चारपाई पर बैठ गए। वे आपस में बात करने लगे। बातें करते करते वे दोनों हंस पड़ते, जैसे उनकी आपस में कोई पुरानी जान पहचान हो। इधर वो कई बार घर आ चुका है। एक दिन सुरेश से उसका नाम भी पता चल गया। राजेंद्र मौर्य नाम है उसका। सुरेश के साथ उसकी जान पहचान बढ़ती गई। वो आता, सुरेश के साथ बैठता, बातें करता, सुरेश के आग्रह पे चाय पीता। कभी कभी गांव की दुकान से खाने पीने की कुछ चीज़ें भी आ जाती। आज कई दिनों के पश्चात राजेंद्र आया है।
रज्जो ने चारपाई दालान में नीम के नीचे बिछा दी है। जैसा कि राजेंद्र के आने पर उकरती है। राजेंद्र चारपाई पर बैठ गया है। सुरेश किसी कार्य से गांव में गया है। राजेंद्र उसके आने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ ही देर में सुरेश के किसी व्यक्ति से झगड़ने के स्वर यहाँ तक आने लगे। रज्जो ने जैसे ही सुना तो घबरा कर गेट की तरफ भागी। सुरेश के स्वर सुनकर राजेंद्र भी उस तरफ शीघ्रता से बढ़ चला। रज्जो ने देखा कि सुरेश से झगड़ने वाला वो व्यक्ति पट्टीदारों का लड़का था, जो अनावश्यक रूप से सुरेश से उलझ रहा था। राजेंद्र को आते देख उस व्यक्ति के स्वर मंद पड़ गए और वो वहाँ से चला गया। राजेंद्र को देखते ही उस व्यक्ति का चुपचाप चले जाना रज्जो को अच्छा लगा। सुरेश को भी बहुत बल मिला था राजेंद्र के वहाँ आ जाने से। राजेंद्र जब से आने जाने लगा था तब से अनारा चाची और उसके लड़कों ने भी झगड़ने का प्रयत्न नहीं किया है। राजेंद्र के आते ही दोनों बच्चे भी कितने प्रसन्न हो जाते हैं। बच्चे जब चाचा कहकर राजेंद्र के पास जाते हैं तो वो बच्चों को अपने पास बुलाकर उनका हाल, पढ़ाई लिखाई इत्यादि की बातें पूछने लगता है। ऐसा करते हुए राजेंद्र के चेहरे पर फैली स्नेह और प्रसन्नता किसी से छिप नहीं पाती, न रज्जो से न सुरेश से। आजकल बात बात में सुरेश कह पड़ता है, रज्जो आजकल तू सुंदर होती जा रही है। सुरेश की बातें सुनकर रज्जो बनावटी क्रोध प्रकट करती है, किंतु वो मन ही मन शर्म से लाल हो जाती है। उस दिन की बात है जब रज्जो अपने खेत में काम कर रही थी। उसी गांव की सोनापति अपने खेत से निकलकर रज्जो के पास खड़ी हो गई। वो रज्जो से इधर उधर की बातें करने लगी। रज्जो सोनापति के बारे में जानती है कि वो इधर उधर चुगलियाँ करती है। इसकी चुगलियों से लोगों में आपस में झगड़े भी हो जाते हैं। बातों बातों में सोनापति ने बताया कि गांव का प्रधान तुम्हारे व राजेंद्र के बारे में बड़ा ही कलुषित विचार रखता है। रज्जो सन्न रह गई। घर जाकर रज्जो के विचारों में उथल पुथल मचती रही। शरीर के थक जाने के पश्चात भी रात को नींद नहीं आई। वो सोचती रही कि उसने तो आज तक राजेंद्र से ठीक से बात तक नहीं की है। उसे लोगों की सोच पर घृणा होने लगी। उसे सुरेश के ये कहने का अर्थ भी कि रज्जो तू तो आजकल बहुत सुंदर लगने लगी है, क्या यही है? सुरेश उसे यदि चरित्रहीन समझता है तो उसका विरोध क्यों नहीं करता? क्या सुरेश इतना कमज़ोर है कि उसे अपना पुरुषत्व दिखाने के लिए रज्जो के देह सौंदर्य का संबल लेना पड़ा? क्या वो भी यही समझता है कि राजेंद्र को मैंने अपने सौंदर्य के जाल में फंसाया हुआ है, या कि वो मेरे देह सौंदर्य के वशीभूत यहाँ आता है? सोचकर रज्जो व्याकुल होने लगी। उसे सुरेश की अपनी पत्नी के प्रति इस प्रकार की मानसिकता रखने पर तरस आने लगा, घृणा होने लगी। वो प्रधान के चरित्र के बारे में सोचने लगी। पूरा गांव जानता है कि वो अपनी ब्याहता पत्नी को आए दिन मारता पीटता है। उसने 3 बच्चों की मां अपनी पत्नी को इतना प्रताड़ित किया कि वो घर छोड़कर चली गई। उसे वो इतनी क्रूरता से पीटता था कि उसके चीखने रोने के करुण स्वर आज तक रज्जो के कानों में गूंजते हैं। बाद में लोगों से सुना कि प्रधान ने उसे तलाक दे दिया है। कुछ ही महीने बाद वो दूसरी स्त्री को घर ले आया। दूसरी स्त्री प्रधान से उम्र में बहुत छोटी है, यही कोई 17-18 वर्ष की रही होगी उम्र उसकी। प्रधान के 3 बच्चों की सौतेली माँ बच्चों को सुधारने के बहाने उन्हें मारती पीटती रहती है। गांव के लोग कहते हैं कि वो नटों की बस्ती में रहती थी। प्रधान उसके पास पहले से आता जाता रहता था। यही कारण था कि वो अपनी पत्नी को पीटता था, जिससे वो घर छोड़कर चली जाए। अब सुना है कि उसकी नटी पत्नी अपने सौंदर्य व जवानी के दम पर प्रधान को अपनी मुट्ठी में रखती है। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि उसके आगे प्रधान की ज़बान बंद रहती है। यदि प्रधान ने उसके लिए कुछ भी बोला तो उसकी नटवारन पत्नी उसे ऐसी ऐसी गालियाँ देती है कि उसके पुरखे भी तर जाएं। प्रधान स्वयं बुरा है तो वो दूसरों के लिए अच्छी सोच क्यों रखेगा? रज्जो सोचती है कि प्रधान की पहली पत्नी में साहस की कमी थी। उसके स्थान पर यदि वो होती तो वो प्रधान को छोड़कर जाने के बजाय यहीं रहकर उसे सबक सिखाती। वो जानती है कि हाकिम सरकार अब महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करती हैं। समय व्यतीत होता रहा। ऋतुएं परिवर्तित हुईं। कठोर सर्दी की ऋतु जा रही थी। हवाएं तीव्र शुष्क हो चली थीं। हवाओं के झोंकों से वृक्षों के पीले पत्ते भूमि पर गिरकर वृक्षों के इर्द गिर्द उड़ रहे थे। पतझड़ की ऋतु आ गई थी। वृक्षों पर नए पत्ते भी दिखने लगे थे। कदाचित वसंत का भी आगमन हो चुका है। ये पतझड़ और वसंत एक साथ क्यों आते हैं? कहीं प्रकृति हमें ये सिखाने का प्रयास तो नहीं करती कि जीवन में दुख सुख साथ साथ चलते हैं, अतः हमें इन सबके बीच सामंजस्य बनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इन्हीं सब बातों के कारण आज सुबह से रज्जो को अच्छा नहीं लग रहा था। दोपहर बाद राजेंद्र सुरेश को ढूंढता हुआ आ गया। सुरेश अभी खेतों से नहीं लौटा था। रज्जो ने उसे दालान में बिछी चारपाई पर बैठा दिया। रज्जो का हृदय तीव्र गति से धड़क रहा था। आज उसके मन में क्यों एक विद्रोही स्त्री सर उठा रही थी।
राजेंद्र के समीप कभी नहीं गई, ना तो कभी उस दृष्टि से उसे देखा था, जबकि वो कितना आकर्षक लगता है उसे भी। वो भी तो स्नेह भरी दृष्टि से रज्जो को देख लिया करता है। राजेंद्र की आंखों में जैसे पूनम की रात की समस्त स्निग्ध चांदनी भरी हो। आज रज्जो के हृदय में छुपी विद्रोही स्त्री बाहर आना चाहती है। विद्रोह का यह पौधा अविश्वास के बीज से पनप रहा है। सुरेश, जो पहले रज्जो के चरित्र पर संदेह करता था, बिना किसी बात के झगड़े की वजह निकालकर उस पर हाथ उठा दिया करता था, आजकल शांत रहता है। वो रज्जो की बातें सुनता है तथा मानता भी है। जब वो कहता है कि आजकल तो तुम निखरती जा रही हो किसी युवती की तरह, तो उसकी इस व्यंग्यात्मक बातों में उसे सुरेश के संदेह करने का स्पष्ट आभास होता है। क्यों सुरेश रज्जो के चरित्र पर संदेह करता है? रज्जो ने आज तक कभी किसी पर पुरुष की तरफ गलत दृष्टि से देखा नहीं है। राजेंद्र के दबंग व्यक्तित्व के कारण सुरेश आजकल रज्जो से कम ही झगड़ता है। रज्जो के अंदर की नारी विद्रोहिणी होने लगी है। राजेंद्र दालान में बैठा बच्चों से बात कर रहा है। उसके चेहरे पर संतुष्टि तथा प्रसन्नता के भाव स्पष्ट हो रहे हैं। सुरेश ने उसे बताया था कि राजेंद्र का विवाह हुए 7-8 वर्ष हो गए हैं, किंतु उसे अभी तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है। रज्जो दालान में आकर खड़ी हो गई। उसका मन आज राजेंद्र से बातें करने का हो रहा था। न जाने क्यों वो अपने अंदर कुछ टूटता हुआ अनुभव कर रही थी। वो जानती है कि जब मन के अंदर कुछ टूटता है तो बाहर भी बहुत कुछ टूटता है, चाहे सुरेश का विश्वास हो या रज्जो के मन की दहलीज की अदृश्य सीमाएं। सुरेश के अनुपस्थित में रज्जो ने आगे बढ़कर आज प्रथम बार राजेंद्र से पूछ लिया, क्या आप चाय पिएंगे? राजेंद्र ने भी आज रज्जो की तरफ देखकर कहा, हाँ, आप पिलाएंगी तो अवश्य। अभी आप सुन रहे थे नीरजा हेमेंद्र जी की लिखी हुई एक बेहतरीन कहानी मैं पानी हूँ, एक चरित्रवान स्त्री के आंतरिक बल और साहस की कहानी। आशा है आपको भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और हाइप ज़रूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।